55 पढ़ें जी। इतना अच्छा ख्वाब आ रहा होता है, कोई बंदा उठा देता है आगे, कभी अलार्म ही उठा देते हैं। वो बुरे ख्वाब तो इस्तग़फ़ार पढ़। अच्छा चले बुरा ख्वाब आए तो दुआ पढ़ लिया करें ना, मुझे आती है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन शर्रि हाज़िहिर रुया, तो फिर बुरे ख्वाब के शर से महफूज रहता है बंदा। व्हाट्सएप कर दें, वो कहते आते रहते हैं, व्हाट्सएप किस पे लगा दें? पोर्टल पे लगा दें। भेजने का तो आपको बहुत कुछ दिल चाहता है, लेकिन बच्चे कहेंगे कि ये एजुकेशनल ग्रुप है। जिंदगी के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, बना लेते हैं, मैं भेजता हूँ उसका लिंक। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग दिस। भाई पढ़ लें एक दो दफा, जरा एक एंड तक पढ़ लें एक दफा, 1 मिनट लगाएं। तंग कर है कोई? अच्छा, मैंने सोचा शायद कोई तंग कर रहा है। इसको कर दो ऊपर करके, तकरीबन 23.5 पे कर दो इसको। चलिए जल्दी आए, 5 मिनट लेट। उस दिन किसी ने पानी पीना था, मैंने कहा कि मैंने ठंडा पानी नहीं पीना, तो अगले ने लाके ग्लास सामने रखा, तो पानी के अंदर हाथ डाल के चेक, बाइक से चेक किया करें ठंडा है। बहरहाल बंदा कभी कभी मूड में होता है, हम क्या कहें यार। ये क्या है इधर, कोई क्या कह रहे? नहीं, मोड में होते हैं, मूड में। ये टू टू की आवाजें आ रही हैं, व्हाट्सएप चल रहा है इतने में। जिस बच्चे को रिप्लाई कर दो पर्सनल चैट का, उस बच्चे की नज़र में टीचर अच्छा, और जिस बच्चे को डिस्काउंट मिल जाए उसकी नज़र में प्रिंसिपल साहब अच्छे, और जिसको अच्छा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर नोट्स ऑफ लक्स लिमिटेड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने? 1270। क्या हुआ, ये तस्वीर क्यों खींचनी पड़ी है? नई वाली बुक है? किस पेज से किस पेज तक मिसिंग है? अच्छा, तो ये बुक पे लिखा नहीं हुआ तो चेंज कर देते हैं। ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 285 से 288 से 305 कॉपी करवा के ला दो भाई। पेज 288 से 305। जी भाई, पीबीटी कितने? 1270। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन, हाँ पेज 287 से 305। हाँ हाँ, एक सेट। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन ज़्यादा है टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन से बाय 100, लेकिन पिछले साल ज़्यादा थी 150। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन में इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन पड़ी हुई है 40 की, पिछले साल पड़ी हुई थी 60 की। अच्छा, असल में हमने बनाना होता है एसेट का टी काउंट, और वो टी काउंट बनाना होता है हमने अकाउंटिंग वालों की नज़र में और टैक्स वालों की नज़र में। ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होती है रिटेन्ड अर्निंग में, ये सिर्फ अकाउंटिंग वाले करते हैं, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन की वजह से होती है। इंक्रीमेंटल ज्यादा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। ये फिगर कौन सी होती है? ये फिगर वो वाली होती है
जो आप ग्रीन पट्टी में आखिरी फिगर देखा करते थे, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, तो ये एडजस्टमेंट टी काउंट को लिखें हिट नहीं करती, तो इसलिए जस्ट इग्नोर इट। एंट्री लिखें सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट और लिखें ये एंट्री टी काउंट में नहीं जाएगी। एंट्री लिखें सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, लेट आने पे लिखें जल्दी एंट्री सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट और लिखें ये एंट्री टी अकाउंट में नहीं जाएगी, ये एंट्री टी अकाउंट में नहीं जाएगी। ये कुछ पड़ा भैया, टाइल स्लिप रही है भाई। ओके, तो ये एंट्री टी अकाउंट में नहीं जाएगी, बस इसको इग्नोर करें। बस 1 मिनट लगाएं, एसेट का अकाउंट बना दें दोनों का। अच्छा, कितने सालों की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी है और कितने सालों की करंट टैक्स की? डेफर्ड टैक्स की 2 सालों की, लेकिन डेफर्ड टैक्स की 2 सालों की वर्किंग करने के लिए टी अकाउंट तो एसेट का 1 साल का भी चल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग तो आ रहा होता है ना उसमें, बताएं ना, ओपनिंग आ रहा होता है उसमें, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ही उठाना होता है टी अकाउंट का। ज्यादा ना सोच, 2 साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी है तो ओपनिंग टी अकाउंट का और क्लोजिंग टी अकाउंट का 1 साल का टी अकाउंट काफी है। जी बोले। वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 3। जी बताएं ओपनिंग क्या है? ओपनिंग दोनों के दिए हुए हैं या डिफरेंस दिया हुआ है? क्या इधर क्या लिखूं? 500। इधर क्या लिखूं? 0। ये किस साल का अकाउंट है? 2000। ओ अच्छा, ये तो फिर 2 साल का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, इस वजह से कि वो फिर ओपनिंग में मिसिंग है हमारा। तो मैंने तो आपको बिल्कुल सही कहा था कि 1 साल के टी अकाउंट से गुजारा चल जाएगा, लेकिन 1 साल के टी अकाउंट से कैसे गुजारा चले? उसने बैलेंस क्लोजिंग दी है, ओपनिंग दी है, या ओपनिंग का भी बाप दी है, मतलब कि ना क्लोजिंग दी है ना ओपनिंग दी है, बल्कि ओपनिंग से भी पिछला वाला बैलेंस दी है। तो ठीक है, कोई नहीं, फिर 2 सालों को बनाएं, फिर रूलने के लिए आए हैं जी। डेप्सियन बोलें पहले साल। अकाउंटिंग वालों की डेप्सियन ज्यादा, टैक्स वालों की कितनी? 150। कैरी डाउन 350। उन्हें कहा थोड़ी देर के लिए हाइब्रिड के बाहर खड़े हो जाए ताकि आने वालों को बताते रहें कि ये प्रोग्राम इधर चल रहा है। डेप्सिएशन इसकी 0। ये तो एज्यूम भी नहीं करना पड़ा कुछ। हाँ हाँ, वो तो टैक्स वालों का अकाउंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना तो पता होना चाहिए था आप लोगों को, ना भी गलती से लिखा होता तो 350। लेकिन अच्छा किया आप लोगों ने बता दिया मुझे, मेरी गलतियां निकाला करें। 100। अल्लाह टैक्स वालों को बीवी दे। अच्छा, वैसे बीवी है टैक्स वालों की, लेकिन वो बताई नहीं हुई उसने कितनी है, वो बस दोनों बीवियों के कद का डिफरेंस बता रहा है। यानी ये 4 इंच की तो वो 6 इंच की, तो 4 इंच वाली और 6 इंच वाली का डिफरेंस 2 इंच की, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 इंच वाली है नहीं। इंच इंच गलत हो गया। 250 बोने थे, बोने। भाई ये कैरिंग अमाउंट और ये टैक्स बेस, हाँ ये देख, नहीं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, ये कैरिंग अमाउंट और ये टैक्स बेस क्यों? क्यों मेरे दिल चाह रहा है ये कैरिंग अमाउंट ये टैक्स बेस क्यों? एक्सलेंट, ये जो बच्चा सही इंटरव्यू देगा इंशाल्लाह आर्टिकल में,
ये कैरिंग अमाउंट साल की ओपनिंग है और ये कैरिंग अमाउंट साल की, और ये टैक्स बेस साल की ओपनिंग है और क्लोज। इधर 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 आगे है ना, आगे आगे, बहुत 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 खुले दिल के लोग इधर आगे। ऐड कर दें अकाउंटिंग वालों की डिप्शन किस साल की, हो जाए तो बहुत शुक्रिया। आगे आ जाए ना, आगे आगे आ जाए, बड़े खुले दिल के लोग बैठे। अकाउंटिंग डिप्शन, सो हमारा दिल खुला हो ना, इन्होंने करवा देना। अकाउंटिंग डिप्शन उल्टा के टैक्स डिप्रेशन माइनस, नहीं इधर रहने दे, अभी तक रहने दे, वो एक दफा डिस्टर्ब हो गए, इधर दूसरी रो वाले भी खुले थे। अकाउंटिंग डिप्शन उल्टाएं कितनी, 100 और लेस कर दें टैक्स वालों का डिप्शन, उसकी जरूरत नहीं है। पिछले साल की करंट टैक्स की वर्किंग क्यों नहीं करनी, सवाल बता रही है उनको, सवाल का नंबर, अच्छा ठीक, पिछले साल वालों की टैक्स की वर्किंग करनी नहीं, करंट टैक्स की ये वर्किंग है या रिक्वायरमेंट है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। जी माय डियर बोलें, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, पीपी एक्सेलेंट 250, एक्सेलेंट वापस 350, 0। ये कल वाले 200 रुपए दे दिए थे, नहीं दिए हुए, ये देखो ये भरना भी है, जल्दी लाओ आगे ऐसे तो ना किया करो समीर, आप पे ट्रस्ट करके जिन पे तक किया था वही पत्ते हवा देने लगे। रिश्तेदारों को ऐसे कहना नहीं है आप लोगों ने मुंह पे, दिल में भी नहीं सोचना रिश्तेदारों के बारे। हाँ साथ वाले को कह दें प्यार मोहब्बत से, वो दोस्त है आपका। थर्ड रो, जो हजरात लेट आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई होती तो हम आपसे छुपाते ना, तो इसलिए छोड़ें पर अभी तक जो हो गया है, आप लोग आगे चलें। अल्लाह का शुक्र है आपके आने से पहले सिर्फ सादा सी एडजस्टमेंट हुई थी, आप भी आ गए, बस पीछे क्या रह गया। अब तो लेक्चर शुरू करते हैं फॉर्मली। अच्छा, पूरे सवाल में ना ये एक एडजस्टमेंट है जो थोड़ी सी डिफरेंट सी एडजस्टमेंट है, इसको कर लेते हैं, समझ आ गई तो भी ठीक है, ना भी समझ आई कोई मसला नहीं। कोई एक आधी एडजस्टमेंट इस तरह की आती होती है तो बिला वजह इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बट ठीक है गुजारा चलाएं। लाइबिलिटीज ऑफ एलएल एज एट 31 दिसंबर 2020 इंक्लूड बैलेंस ऑफ 170। तो बच्चों को हम ये कहते हैं, पुत्र समझ आए ना आए, आप ऐसा किया करें कि आप जो है, आपको समझ आए ना आए, आप कैरिंग अमाउंट्स लिखाया करें, कैरिंग अमाउंट्स लिख के नंबर ले लिया करें। तो लाइबिलिटीज एज एट 31 दिसंबर 2020 इंक्लूड बैलेंस ऑफ 100। बताएं ये एज एट है या फॉर द ये टाइप कोई चीज है, 100 और 70, और आगे क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटीज। चलें आए, इजी मार्क्स लें, बाकी नंबर मिले ना मिले वो मसला नहीं, हमने कौन सा 101/100 लेने हैं। लाइबिलिटीज राइटिंग के नंबर, लायबिलिटीज जी नहीं 70 100 ला लो तुसी। अब अभी तक अगर यही वाले प्रोग्राम नहीं है तो फिर 70 100 कर लिया नोट। चलें अब अधूरा ही सवाल नोट कीजिएगा लेट आने वाले। भाई ये लेक्चर B1 चल रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, एक रूल उसने आपको बताया है, बस एक दफ़ा आया था एडजस्टमेंट 2021 में, 5 साल होने वाले हैं, 10 अटेम्प्ट है, अभी तक दोबारा नहीं आया कभी ना, पहले कभी आया था ये।
बिला वजह छोटी सी एडजस्टमेंट की वजह से सवाल हमने रोक के रखा हुआ था, ऐसे ही करवा पहले ही देना चाहिए था। बैलेंस ऑफ 100 मिलियन और बैलेंस ऑफ 70 मिलियन। तो बताएं माय डियर, लाइबिलिटीज का बैलेंस मेंटेन रहा है या लाइबिलिटीज का बैलेंस उल्टा ग्रो कर गया है? एक्सीलेंट। मुझे बताएं हमारा साल कौन सा है? 2020। पिछले साल के एंड पे लाइबिलिटीज कितनी थी? 70। इस साल लाइबिलिटीज कितनी हो गई हैं? मैं क्या कहूं, अब देखिए कुछ सवाल ने तो बताया नहीं, क्या कोई लाइबिलिटीज ऐसा कोई पे हुई हैं या उल्टा और कंधों पे पड़ गई हैं? और कंधों पे पड़ गई हैं। तो लाइबिलिटी 70 थी, अब 70 वाली भी उसी तरह पड़ी हैं और उल्टा 30 और सर पे पड़ गई हैं। लाइबिलिटीज इंक्लूड बैलेंसेस ऑफ 170, दीज आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन, ये 3 साल से ज्यादा पेएबल हो गई हैं। पिछले साल वो उधार जिनकी उम्र 3 साल हो चुकी थी वो 70 के थे, और इस साल वो उधार जिनकी उम्र 3 साल से ज्यादा है वो 100 के हो गए हैं। 3 साल से ज्यादा में वो फिर पिछले वाले के 4 साल पूरे हो गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 साल से तो ज्यादा ही है ना। असल में आपने कैफ 2 पढ़ा हुआ है जिंदगी के किसी मोड़ पे, वहां एक लिखा हुआ था कि 3 साल तक अगर लाइबिलिटीज को पे ना करो तो एक सजा मिलती है। ये प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी लिखा हुआ था और बिजनेस के चैप्टर में भी लिखा हुआ था कि जब कोई लाइबिलिटी 3 साल तक पे ना हो तो टैक्स वाले सजा देते हैं, अकाउंटिंग वाले नहीं देते, टैक्स वाले सजा देते हैं। किसी को याद हो सजा क्या होती थी? कि ये लाइबिलिटी धोखा है, ये तुमने पे नहीं करनी है, झूठ बोल रहे हो कि लाइबिलिटी पे करनी है। अब लाइबिलिटी तुमने पे पूरी करनी, तुम झूठ बोल रहे हो, इस लाइबिलिटी को किस में ले जाओ, ये तुम्हारे कंधों पे बोझ नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, इसको उठा के किस में ले जाओ? इनकम में। लेकिन कल कल को अगर तुम खुद ही पे कर दोगे फिर हम तुम्हें लाइबिलिटी को खर्चे में डालने देंगे, फिर कोई मसला नहीं। ये वो बोला कॉन्सेप्ट इसने टेस्ट किया। अच्छा आप पढ़ें दोबारा। एज ऑन पिछले साल के एंड कितनी लाइबिलिटीज थी? वो ग्रो करके किस पे चली गई? सो विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन, एग्जैक्ट 3 years नहीं, मोर देन। तो हमारे साल के शुरू में 3 साल पुरानी लाइबिलिटीज 70 थी और हमारे साल के एंड पे 3 साल से पुरानी लाइबिलिटीज 100 हो गई हैं, लेकिन इसमें वो 70 भी शामिल हैं, उनको अब 4 हो गए हैं। मुझे बताएं हमारे साल लाइबिलिटीज में कितनी ग्रोथ आई? 30 की। ये 70 पिछले साल इनकम में जा चुकी होंगी क्योंकि इनको पिछले साल 3 साल पूरे हो गए थे। ये सोच लें, फिर अगली बात करते हैं। इन 70 को कब 3 साल पूरे हो गए थे? इन 70 को 3 साल पूरे हो गए थे एज एट 31 दिसंबर। तो इनको पिछले साल इनकम में डाल दिया होगा। मुझे बताएं ग्रोथ कितनी आई लाइबिलिटीज में? तो ये 30 पिछले साल 2 साल पुरानी शायद होंगी, क्योंकि 70 में नहीं पड़ी हुई ना। आपको लग रहा है कि 70 में 30 ग्रो करके 100 हुआ है, तो इसका मतलब है या शायद ये जो 30 ग्रो हुआ है ये पिछले साल 2 साल के अंदर अंदर थी और अब कितने साल के अंदर अंदर हो गई हैं? 3 साल के अंदर अंदर। तो आप बताएं पूरा 100 इनकम में लेके जाऊं या 70 ऑलरेडी इनकम में जा चुका है? अब 30 ले जाएं आप इनकम में। बस समझ आया नहीं आया कोई मसला नहीं, छोड़े पर यार, वैसी चीजें चलती रहती हैं। चलें, खुद ही कर लिया था। चलें ले जाएं जी 30 को इनकम में। एड इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटीज तो बढ़ी, लेकिन वजह क्या है इनको इनकम में लेके जाने की? क्योंकि अभी तक पे नहीं हुई। कितनी? 30। सजा दें। अच्छा अब एक छोटी सी बात सुने, होगा क्या? एक लाइन उसने और लिखी हुई है टैक्स लॉ के मुताबिक, टैक्स लॉ के। अच्छा एक चीज सुने, अब जब ये लाइबिलिटीज इनकम में चलेगी ना तो ये लाइबिलिटीज फिर बैलेंस शीट में नहीं रहेंगी टैक्स वालों की नजर में, फिर ये इनकम में चलेगी। तो लाइबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट, इसलिए इनकी टैक्स बेस क्या होगी? 0 होगी। लिखें
टैक्स बेस इसलिए जीरो है कि लाइबिलिटी कम होकर, ये लाइबिलिटी खत्म होकर इनकम में चली गई। टैक्स बेस इसलिए जीरो है कि लाइबिलिटी खत्म होकर, लाइबिलिटी खत्म होकर इनकम में चली गई। आ जाए आगे आने तो, ये लाइबिलिटी खत्म होकर इनकम में चली गई। देखें थर्ड रो में बनती है जगह या आगे जाने दें इनको, या जैसे भी कर लें। अच्छा, थोड़ा सा आप जरा मुझे ये रिवाइज करवाएं। ये एडजस्टमेंट पता नहीं मैं भी 2-3 सालों बाद करवा रहा हूँ, पिछले सेशंस में तो कटवाते ही रहे हम इसको बिला वजह टाइम। थोड़ा सा मुझे बताएं कि अगर ये 100-110 हो जाए अगले साल, तो 10 कहाँ चला जाएगा? 10 चला जाएगा करंट टैक्स में। लेकिन अब मेरा अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 100 अगले साल के एंड पे अगर 0 हो जाए तो फिर क्या होगा? या 1 रुपया हो जाए, चलें 100 अगले साल के एंड पे 1 रुपया हो जाए, तो मैं टैक्स वालों को क्या कहूंगा? टैक्स वालों, मैंने लाइबिलिटीज पे कर दी हैं। तुम लोग कहते थे ना मैं पे नहीं करूंगा, मैंने पे कर दी हैं। टैक्स वाले कहेंगे मरहबा मरहबा, वेल डन भाई, तुम लोगों ने तो पे कर दी हैं। फिर अगले साल क्या होगा? अगर ये 100 एक रह गया तो फिर लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी और आप पेमेंट्स कर देंगे। पेमेंट करने पर टैक्स वाले कहेंगे बहुत अच्छे निकले आपने तो माशाल्लाह लोगों के मारे हुए पैसे वापस कर दिए हैं, हम बड़े खुश हुए हैं आपसे, और हम आपका टैक्स कम लेंगे इस साल। क्या करेंगे इसमें? बेनिफिट कैसे देंगे वो? तो लाइबिलिटीज पे ना करना जुर्म है, सजा ये मिली इनकम में ऐड हुई, और लाइबिलिटीज पे कर देना खुशी की बात है। यानी टैक्स वाले आपको इनकरेज करेंगे इस पे, तो फिर वो क्या हो जाएगी? खर्चों में चली जाएंगी। लेकिन फिलहाल हमारे सवाल में ऐसा नहीं है, एंड सब्सिक्वेंटली जब वो पे होंगी तो एक्सपेंस में चली जाएंगी। पे नहीं होनी थी, उल्टा 70 से 100 पे चलेंगी। पे क्या होनी थी? उल्टा 70 से 100 पे चलेंगी। पे तब हुई होती है जब 70 से गिर के 68 पे आती हैं, 67 पे आती हैं, तब मैं कहता शायद पे हुई हैं। तो बताएं हमारे सवाल में पे हो रही हैं या उल्टा बढ़ रही हैं? बढ़ रही। अब पूछे सवाल को जो कोई पूछ रहा था। तो आते जाते लास्ट कमेंट्स। पहले तो हमने पेपर में इजी मार्क्स लेने थे। कैसे? अकाउंटिंग वालों की नजर में लाइबिलिटीज कितनी है? 70। अकाउंटिंग वाले इसको लाइबिलिटी कहते रहेंगे जब तक पे ना होगी। और अकाउंटिंग वालों की नजर में लाइबिलिटी कितनी है? 100। मुझे कैसे पता चला? लाइबिलिटीज एज एट, इनको कैरिंग अमाउंट्स में ले गया। टैक्स वालों ने कहा है कि ये आउटस्टैंडिंग है 3 साल से ज्यादा। मैंने आपको बताया एग्जैक्ट 3 साल नहीं होती, इनको 3 साल गुजर चुके थे पिछले साल के एंड पे, तो ये 70 हो सकते हैं पिछले साल इनकम में गया हो सकते हैं 70 का ओपनिंग 10 हो तो बाकी 60 इनकम में गया हो, तो ये 70 पिछले साल इनकम में चला गया। आप बताएं 30 की लाइबिलिटीज मुझे ये लग रहा है कि पिछले साल भी थी, तभी तो इनको 3 साल गुजरे हैं, लेकिन पिछले साल के एंड पे इनको कितने साल गुजरे होंगे? शायद 2 साल। इसलिए हमने इन 30 को पिछले साल 70 में नहीं डाला होगा। तो इनको अब इस साल कितने साल पूरे हो गए? इस साल कितने साल पूरे हो गए? 3 साल। तो 30 को इनकम में डाल दें, 30 की सजा दे दें, यहां पे बात खत्म होगी। और आखिरी बात, टैक्स बेस। टैक्स बेस क्यों 0 लेनी है? क्योंकि ये लाइबिलिटी टैक्स वालों की नजर में लाइबिलिटी है, या उल्टा ये एक जो है वो खुशी में शिफ्ट हो गई है, तो फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी रही नहीं। बस आगे सवाल पुरानी सारी एडजस्टमेंट से करना शुरू करें। टी अकाउंट बनाएं। ओहो, आप जो है ना चले जाइए हम, हाँ बाकी फिर दोपहर को आ जाइएगा। वो भाई चेती करें यार, इजी मार्क्स लें, इसको खत्म करें। अनअर्न्ड कमीशन, हाउ टू टैकल टी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्लीज बड़े हो जाएं, इसका नाम कमीशन इनकम रखा करें जो हम रखवाते हैं। अनअर्न्ड कमीशन इनकम। अनअर्न्ड तो आपको पता है सानू कभी भी याद नहीं रहा, इधर ओपनिंग रिसीवेबल आता है, इधर क्लोजिंग रिसीवेबल आता है, तो इधर ओपनिंग अनअर्न्ड आएगा, इधर क्लोजिंग अनअर्न्ड।
अनअर्न्ड कमीशन ऑफ 8। ओए यार ये बड़ी कमाल लाइन थी, एज एट। ये एज एट है या कोई फॉर द ईयर टाइप चीजें हैं? मतलब ओपनिंग बैलेंसेस है ना फिर। तो ओपनिंग अनअर्न्ड, क्लोजिंग अनअर्न्ड 80। आप बताएं मैं क्या करूं? मैंने वैसे एक तरीका बताया था इनको, क्योंकि ये तो बस 2-2 3-3 महीने की चीजें होती हैं। 7-7 15 को इधर लेके जाओ, 80 को इधर ले जाओ, या नेट से खेल लें, जैसे आपको पसंद है। ऐसे भी करते हैं, 15 को इधर ले जाएं, 80 को इधर ले जाएं। यानी कि ये अन हो गया और ये रिसीव हुआ है। तो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये अन होके P&L में चला गया और ये कैश आया 80 का। इस तरह भी कर ले, नहीं करना तो नेट करें जरा कोई। 65 किधर आ रहा है? इधर इस ये साइड कौन सी होती है? किस साइड क्या होती है? जल्दी जल्दी। कैश। याद रखने का आसान तरीका, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो कैश इस साइड पे आता है। बैलेंसिंग डेफर्ड टैक्स में क्या ले जाए? 15 और 80। शुक्र है और कोई स्यापा नहीं है, इसका रेट डिफरेंट नहीं है। जी बोलें क्या लिखूं? नहीं क्या? लेस एड कमीशन रिसीव्ड। बोलें 65। अच्छा ये तो आसान ही है दोनों। अनअर्न्ड कमीशन, अब जगह नहीं है मेरे पास लिखने की, कमीशन सी लिख रहा हूं जी। 15 ऑन अनअर्न्ड कमीशन 80। टैक्स बेस क्यों? ओ ये कल के किसी ने होएस्ट टॉफी दी हुई है। होएस्ट टॉफी का कंपेटिटर AZER। छोटी छोटी चीजें बंदा मोटिवेट हो जाता है बैठे बैठे। पॉइंट नंबर 4, अभी तो आगे अब सीजन आ गया, आप खुबानी भी लेके आ सकते हैं बैग में रख के, और जो है वो आलू बुखारा भी लेके आ सकते हैं। खुश्क नहीं, जो फल नॉर्मल मिलते हैं उनको क्यों खुश्क करके खाना। पॉइंट नंबर 4, जल्दी से बताएं, बनाएं इंटरेस्ट का अकाउंट। आज पहली दफा जब से हमने शुरू किया IAS 12, पहली दफा ओपनिंग रिसीवेबल सवाल में आया। टी अकाउंट तो जल्दी से बन जाएगा, टी अकाउंट बनने में तो कोई मसला नहीं। ओपनिंग रिसीवेबल सवाल में आया। कर लिया आप लोगों ने? जी। क्लोजिंग रिसीवेबल बता दें कितने? 40। ओपनिंग रिसीवेबल किस वजह से ओपनिंग रिसीवेबल है? इसके साथ क्या लिखा हुआ है? एज एट। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज 55। चलो जी बोलें क्या लिखना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस ना कर, मैं मलंग, मैं तेनों बहुत मारना है। इंटरेस्ट इनकम ओपनिंग रिसीवेबल, जी बोलें 30। क्लोजिंग रिसीवेबल 40। P&L, P&L इधर आएगा। कैश हाउ टू टैकल प्रिपेयर्ड आगे चलो। इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स 55 एंड रिकॉर्ड 45। इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल
appear, however tax base will be 0. जी बोलें, रिवर्स इनकम रिकॉर्ड। अच्छा वैसे इधर मुझे रिकॉर्ड कर लेने दें, लेकिन आपको पता है मैंने इधर रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि इसका रेट फिर वो जनरल वाला लग जाना है। लेकिन फिलहाल आदत पड़ी हुई, आदत से मजबूर हूं, अल्लाह ऐसी आदतों से बचाए। इंटरेस्ट इनकम कम करके खत्म करके इंटरेस्ट रिसीव्ड रिकॉर्ड कर दें जी 45। अब फौरन इसको काट के नीचे ले आए, थोड़ा सा सिक्के वाली पेंसिल से लिख लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं पता होती कितनी लेनी है इसने। तो ऐड टैक्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड, लिख देते हैं, आज यही लिख देते हैं, ऐड टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ 45 at the rate of 20%. Tax on interest of 45. In deferred tax working, carrying amount will appear. Interest receivable, कैश अकाउंटिंग यूज हो रही है। इंटरेस्ट रिसीवेबल 40 जी, रेट 20%, रेट चलें जी आगे। एक्सपेंसेस इंक्लूड डोनेशन ऑफ 50 मिलियन। ये फॉर द ईयर है या कोई ब्रॉट डाउन कैरी डाउन है, ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल है? फॉर द ईयर एक्सपेंसेस इंक्लूड डोनेशन ऑफ। हमारे साल P&L में कितना डाला है? 50। पिछले साल डोनेशन कितनी डाली थी P&L में? 80। टैक्स वाले कहते हैं डोनेशन माइनस करो 200%, यानी डबल डोनेशन माइनस करो। टैक्स टेस्ट में कितने परसेंट थी? 150% थी। तो इधर कितने परसेंट है डोनेशन? डबल माइनस करो। अब आप ये ना कहिएगा, इस तरह ना करिएगा कि एक दफा उल्टा के 2 दफा माइनस कर दें। एक दफा उल्टा के अगर 2 दफा आप माइनस करेंगे, यानी डबल करके माइनस करेंगे, तो फिर थोड़ा सा आपको मसला आएगा रिकॉन में। तो ऐसी एडजस्टमेंट में मेरा मशवरा आपको ये है कि बस आप सोचें कि कितना माइनस हो चुका है एक दफा, और वो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं कितनी दफा माइनस करें? 2 दफा। तो एक दफा और माइनस कर दें। 2 तरीके समझ आ गए ना? डोनेशन कितनी दफा माइनस हुई? एक दफा। होनी भी एक दफा चाहिए। अकाउंटिंग वाले पागल हैं क्योंकि उसने खर्चे को 2 दफा माइनस करें। टैक्स वाले कहते हैं हम डोनेशन देने पे इतने खुश हैं, पता नहीं मुझे आप लोगों ने टैक्स पढ़ा था उधर तो कुछ और ही होता था, उधर होता था टैक्स माफ होगा, इधर वो कह रहा है टैक्स नहीं माफ होगा। मैं क्या करूंगा? आपको डोनेशन डिडक्शन अलाउ कर रहा हूं डबल। पता नहीं टैक्स में आप लोग पढ़ते होते हैं डोनेशन तो बिजनेस का खर्चा नहीं है और क्या और वो, लेकिन इधर तो नई कहानी चली हुई है। कहते हैं डोनेशन में आपको 2 दफा माइनस करने दूंगा, इतना खुश हुआ मैं आपसे। तो डोनेशन यहां बिजनेस का खर्चा है। कितनी दफा हम अकाउंटिंग वाले माइनस कर चुके होंगे? इंक्लूड है ना। कितनी दफा हम अकाउंटिंग वाले माइनस? पिछले साल कितने मिलियन डोनेशन दी है? 80 मिलियन, वो अलग थी। इस साल कितनी डोनेशन दी है? 50 मिलियन, वो अलग है। अब फिलहाल तो मुझे हमारे साल की चाहिए ना डोनेशन, क्योंकि करंट टैक्स की वर्किंग 1 साल की कर रहे हैं। तो क्या करें? लेस डोनेशन, डोनेशन को माइनस कर दें। एक दफा हो चुकी है, एक दफा और कर दें। इससे होगा क्या कि टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी दफा माइनस हो चुकी होगी? 2 दफा। जी बोले 50। इसको ये वाली एडजस्टमेंट ना इधर लिख लें, रिकॉन में जानी है जरूर। जरा रिकॉन में क्यों जानी है, लॉजिक बताएं। आपने पीबीटी पे रेट लगाना है इधर, लेकिन टैक्स वालों ने कहना है यहां तक कितनी दफा माइनस कर देनी चाहिए थी? 2 दफा। ये परमानेंट डिफरेंस है। ये बताएं ये कब रिमूव होगा? क्या अकाउंटिंग वाले भी कभी डबल यानी कि दूसरा वाला हिस्सा इस 50 का माइनस करेंगे? तो ये कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस क्यों है? जरा सोचें ये क्यों है?
अगर टैक्स वाले 110% भी माइनस करने देते तो 10% हम और माइनस करते, तो फिर कितना माइनस कर दे? अगर टैक्स वाले कहते 110% माइनस करें तो 5 रुपए माइनस करते, वो 5 रुपए परमानेंट डिफरेंस होता। चले आगे। LL recorded an expense of 35 million to bring an inventory item to NRV। तो फिर 35 रुपए का नाम क्या है? NRV लॉस। ये लॉस की फिगर दे दी है या उसने आपको कॉस्ट या NRV दी है? अब कोई बच्चा मुझे कॉस्ट बता दे, कॉस्ट बता दे। नहीं, कॉस्ट नहीं निकल सकती ना, कॉस्ट कैसे निकले? मैं एक सादा सी मिसाल सुने, एक कीबोर्ड है 50 रुपए, एक कीबोर्ड है आपने 500 रुपए का खरीदा, चूहा उसका एस्केप का बटन खा गया, अब वो कीबोर्ड जो है 400 रुपए का, कीबोर्ड जो है 400 रुपए का, उस पर 100 का आ गया NRV लॉस। अब मैं आपको सिर्फ बताऊं मेरी दुकान पे कीबोर्ड पे 100 का NRV लॉस है, आप बता ही नहीं सकते कॉस्ट के, कैसे बताएंगे? आपको कैसे इल्हाम होना है कॉस्ट का? तो भाई कॉस्ट नहीं पता चल सकती। ये सिर्फ क्या गिवन है आज? NRV लॉस टू ब्रिंग एन आइटम टू NRV लॉस से, क्योंकि दो चीजें मिसिंग होगी ना, कॉस्ट भी मिसिंग हो गई, NRV भी। ये NRV लॉस है, NRV नहीं है, ये NRV लॉस है। LL रिकॉर्डेड एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या जाता है? NRV या NRV लॉस? एक्सपेंस में जाता है कॉस्ट और NRV का डिफरेंस। 500 का कीबोर्ड 400 पे चला जाए तो खर्चों में जाता है 100, ये वो 100 टाइप चीज है। तो टैक्स वाले NRV लॉस माइनस नहीं करने देते। मैंने आपको कहा था ये कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं होता, तो ये लाइन परेशान करने के लिए वो देता है। इट इज नॉट अ परमानेंट डिफरेंस, क्योंकि टैक्स वाले अगले साल जब स्टॉक बिकेगा तो उस पूरे को कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे, तो कोई मसला नहीं। तो ये लाइन है। इंपेयरमेंट लॉस के साथ भी अक्सर लिखते हैं, टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते। रिवैल्यूएशन लॉस के साथ भी अक्सर लिखते हैं, टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते। लेकिन ये परमानेंट डिफरेंस नहीं होते, फिर भी ये टेम्परेरी रहेगा, तो इस लाइन को तो छोड़ें। अब करंट टैक्स की वर्किंग तो हो सकती थी, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के लिए अजम्पशन लेनी पड़ेगी, वरना हमारे से तो काबू नहीं आएगा। तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कोई अजम्पशन ले लेते हैं और करंट टैक्स की वर्किंग तो कर दें। अकाउंटिंग वालों ने कितना NRV लॉस माइनस कर लिया है? टैक्स वाले कहते हैं ये माइनस ना करो। हम तुम्हें कभी माइनस नहीं करने देंगे, नहीं, टैक्स वाले आपको फिलहाल माइनस नहीं करने देंगे, जब कभी ये स्टॉक बिक जाएगा फिर माइनस करने देंगे। ऐड कर दें NRV लॉस, टैक्स वाले ये माइनस नहीं करने दे रहे, लेकिन इसको परमानेंट डिफरेंस में ना लेके जाइएगा। यार ये मेरा तो प्रोग्राम नहीं था इसको सवाल को, ये 1 घंटा तो मुफ्त में लग गया है। NRV लॉस बोले 35। आगे चलें, इधर बता दें क्या असम्पशन ले लूं? एज्यूम कर लें, कुछ भी एज्यूम कर लें, 200 रुपये एज्यूम कर लें कॉस्ट, जो मर्जी एज्यूम कर लें, कोई मसला ही नहीं। और यार जो मर्जी एज्यूम करें, बस इधर जो है वो 30 ले आइएगा। मेरा ये डिफरेंस, यानी कि अकाउंटिंग और टैक्स वालों की वैल्यू में 30 रुपए का 35, अकाउंटिंग और टैक्स वालों की वैल्यू में 35 रुपए का फर्क लीजिएगा। मेरा बस ये ऑब्जेक्टिव है, जो मर्जी रख लें, जो मर्जी रख लें, कैरिंग अमाउंट जो मर्जी टैक्स बेस रख लें, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना ले आइएगा, क्योंकि एक ने NRV लॉस माइनस कर लिया हो और दूसरे ने माइनस, बस जो मर्जी फिगर एज्यूम कर लें। आप कॉस्ट एज्यूम करना चाह रहे हैं 100 रुपया, तो लें असम्पशन। फिर स्टॉक, अगर आप कॉस्ट एज्यूम करते हैं 100, तो फिर NRV लेनी पड़ेगी 65, ऐसे ही होगा ना, 100 माइनस 65। तो पेपर में हमने लिखा एज्यूम कॉस्ट 100, ऐसे लिखा पेपर में, बताएंगे ना उसे, एज्यूम कॉस्ट 100। ओहो सॉरी, अकाउंटिंग वालों ने तो फिर 100 पे शो नहीं किया होगा। हाँ, मजे की बात होगी, अकाउंटिंग वालों ने तो फिर 100 पे शो नहीं किया होगा। अकाउंटिंग वालों ने फिर किस पे शो किया होगा? कॉस्ट पे या NRV पे? लोअर के ऊपर, और लोअर क्या होगी? NRV बोले। और टैक्स वालों ने 100 पे ही रखा होगा, क्योंकि उन्होंने NRV लॉस माइनस नहीं किया होगा। हाँ, ये बनेगा। डिफरेंस कोई 35 आ गया। हाँ जी, लास्ट ईयर का क्या चेंज होता?
हाँ वो जो वो वाला था ओपनिंग, वो सही है, हाँ सही कह रहे हो। अच्छा जी, पॉइंट नंबर VII, LL acquired 5% equity in Palmolive Limited। अच्छा भाई, ये एडजस्टमेंट है IFRS 9 की, ठीक है माय डियर, ये एडजस्टमेंट है IFRS 9 की। IFRS 9 कहता है, अब ना ये एडजस्टमेंट मैं आपको करा देता हूं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इस तरह की एडजस्टमेंट हमने पीपी में की हुई है। IFRS 9 कहता है कि अगर आपने किसी कंपनी के 20% से कम शेयर खरीदे हुए हैं तो उस कंपनी के शेयर्स की एंट्री करो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और ईयर एंड पे उनको फेयर वैल्यू पे ले आया करो। कंसोलिडेशन कहती है अगर आपने किसी के 50% ज्यादा शेयर खरीदे हुए हैं तो फिर तो उसको मर्ज कर लो और अपने साथ उसके बिजनेस को बनाओ। और एक और टॉपिक है कंसोलिडेशन का पार्टी IAS 28, उसमें हम किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे 20 से 50%। तो अब मैं 3 लफ्ज बोलने लगा हूं, वो लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी कंपनी के 50% से ऊपर शेयर खरीदेंगे तो कंसोलिडेशन होगी। अगर आप किसी कंपनी के 20 से 50% शेयर खरीदेंगे तो आपका उस पर कंट्रोल नहीं आ जाता, उसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वो हमने कंसोलिडेशन के बाद पढ़ना है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, आप किसी कंपनी के 1 से 19% शेयर खरीदें, इधर ना आपका कंट्रोल है ना आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर होल्डर की मीटिंग में जाके कोई 1-2 लफ्ज बोल सकते हैं, वो बोले आप, लेकिन ये कि आपको डायरेक्टर्स की मीटिंग में बुलाया जा रहा है और ये इतने आपको लिफ्ट नहीं कराई जाएगी, इसमें तो आप एक आम शेयर होल्डर हैं। तो अगर आपने किसी कंपनी के 5% शेयर खरीदे हुए हैं तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप उन शेयर्स के ऊपर जो है ईयर एंड पे उनको फेयर वैल्यू पे ले जाया करो। हाँ, IFRS 9 में 2 चॉइसेस है कि इन शेयर्स के ऊपर जो गेन आया या P&L में ले जाओ या OCI में ले जाओ, या गेन P&L में ले जाओ, या आज के सवाल में हम OCI में लेके जा रहे हैं। 1-2 दिन हमने पहले 1-2 हमने सवाल आगे ये वाला किया था, इसमें VII क्वेश्चन, इसको हम इस गेन को कहां लेके गए थे, ये भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स था, इसको कहां लेके गए थे P&L में, लेकिन इधर किधर लेके जा रहे हैं OCI में। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, पढ़े। LL acquired 5% शेयर इन Palmolive Limited फॉर 425 मिलियन। IFRS 9 की एडजस्टमेंट है, लेकिन इंशाल्लाह आपको 100% समझ आएगी। ऑन 1 अगस्त 2020, जी बताएं भाई, इन्वेस्टमेंट्स कितने की हमने? 425। किसी कंपनी के हमने क्या खरीद लिए? शेयर। 51% खरीद लिए या सिर्फ 5%? 5%। कॉस्ट बोलें, कैश पेड 425, 1 अगस्त 2020 हमारे साल। इन्वेस्टमेंट वाज क्लासिफाइड एज FET OCI, यानी फेयर वैल्यू गेन कहां लेके जाने हैं? OCI में। एट 31 दिसंबर 2020 LL रिकॉर्डेड 65 गेन तो इधर आएगा ना फिर। LL रिकॉर्डेड 65 गेन फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू। एज पर टैक्स लॉस गेन इज नेवर टैक्सेबल, बल्कि कभी टैक्स लगेगा जब कभी ये एसेट बिक जाए, क्योंकि पड़ी इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू कर देना टैक्स वाले नहीं मानते। कैरी डाउन 490। आप मुझे बताएं, अगर ये लैंड होती, डेप्रिशिएशन तो हो नहीं रही, अगर ये लैंड होती और रीवैल्यू होती तो यही एंट्रीज ना होती। मैं आपको IAS 16 में कन्वर्ट करा दिया, इसको बात खत्म होगी मेरी। अगर ये लैंड होती और रीवैल्यू होती, यही एंट्रीज ना होती। लैंड कितने की खरीदी? 420 की। 420 की 25 रुपए का क्या आ गया? 65 रुपए का गेन आ गया। 425 जमा 65, लैंड बैलेंस शीट में कितने पे जाएगी? कोई बंदा कोई माई का लाल मुझे 65 की एंट्री बता दे, आई विल रियली अप्रिशिएट। अगर IAS 16 किया हुआ है, वरना नहीं। IAS 16 किया हुआ है तो बता दें। ये लैंड है, फर्ज करें लैंड है, लैंड डेबिट 65, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI, ओ भाई यार आप लोग हद करते हैं। वैसे वो सारी बातें भूल ही गए हैं जो IAS 16 में पढ़ी हुई हैं। मैं तो बड़ा खुश हो रहा था, मैंने कहा ये एडजस्टमेंट समझ आ जाएगी आप लोगों को। याद नहीं आप लोगों को कि OCI शेयर होल्डर को पूरी देनी है या फिर गवर्नमेंट का भी कोई हिस्सा है इसमें? वह ऐसे तो जुल्म ना किया करें। तो खुदा के लिए ये एडजस्टमेंट बारों बार डेफर्ड टैक्स के T काउंट में जाती है, ये PBT में नहीं पड़ी होती। मैं तो आपको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो आपको IAS 16 पढ़ा रहा हूं। IAS 16 में बताएं क्या एंट्री होती थी सरप्लस की? कोई बच्चा बता दे IAS 16 में क्या एंट्री होती थी सरप्लस की? लैंड डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट। लेकिन यूजर को पूरी खुशी ना दें, उन्हें बताएं इस पे डेफर करके एट द टाइम ऑफ सेल हमें क्या देना पड़ेगा। वैसे तो जुल्म कर दिया आप लोगों ने। वैसे लैंड डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, DTL क्रेडिट कराएं जल्दी। 45 पॉइंट
5 19.5 याद आ गया? चले याद कराने से लैंड को काट के क्या कर दें? इन्वेस्टमेंट। तो लिख लें VII के साथ लाइक लैंड इन IS 16। क्यों देख रहे हैं ऐसे गुस्से से? मुझे है ही नहीं। 425 की लैंड 490 पे चली गई है। 65 की एंट्री बताएं बचपन में क्या सीखी थी? बता दें यार, सारे ऐसा ना जुल्म किया करें। अगर आप कहते हैं तो मैं कॉलम बना के दिखा देता हूं। यानी कि इधर क्या आता था? एसेट, इधर रिवैल्यूएशन, सरप्लस, इधर P&L, इधर टैक्स और इधर नेट सरप्लस। इधर देखें आप, अब जो लोग ऐसे देख रहे थे, लैंड पे गेन कितना आया? 65। इस कॉलम को काट दें, ऐसे ही करते थे ना? तो वैसे तो ना करें मेरे साथ आप लोग। आप कोई बता दे ये एंट्री बारों बार करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स में जानी है। फिलहाल ये एंट्री बारों बार डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में जानी है। बनाए डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट। वर्किंग नंबर। बहुत दुख हुआ है मुझे आज कि आप लोगों ने लैंड डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट कर दिया। आप लोग तो यूजर्स को सही मजे कराएंगे और अगले साल फिर तौबा की माफी मांगा करेंगे उनसे, सॉरी यार गवर्नमेंट कह रही है थोड़ा सा दे दो कुछ। आप कहीं जाके अकाउंटेंट ना बनिएगा, तो यूजर तो रोएंगे बेचारे, यार ये तो ऐसे खुश कराते हैं, फिर पहले आसमान पर कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर। जी DTL में कितना जाना है? यहां हम क्या लिखते होते थे? एसेट लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, आपकी मर्जी है। चलें जी, सवाल खत्म हो गया। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बता दो, बता दो ना शुनू मुन्नू। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 490। टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। 425। क्या है एसेट का नाम? इन्वेस्टमेंट। बोलें जी। 490। तो दिस एडजस्टमेंट इज लाइक लैंड। अब नजर नहीं आ रहा था, खड़े होकर देख लें। 490 425। अब 10 मिनट में जल्दी जल्दी फारग करें सवाल को, टोटल्स कर दें। ये पीबीटी में क्यों नहीं हिट करती होती ये एडजस्टमेंट? आप IS 16 में भी कई दफा ये पीबीटी में क्यों नहीं हिट करती होती? क्योंकि ये पीबीटी तक तो आया ही नहीं ना गेन। ये गेन गया कहाँ है? OCA। तो इसको उल्टाएं क्यों? जी टोटल कराएं भाई। 195। इसका नाम क्या रखें? टैक्सेबल प्रॉफिट। वो दीवाना कैफ 2 चढ़ा हुआ कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसका नाम इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं रखना है, इसका नाम क्या रखना है? टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 41 420। जी बोलें। मार्कर मंगवाओ भाई कोई। रेट अब मैं अलग अलग नहीं लगा रहा, बस छोड़े मेरे टाइम। किसी ने कर लिया तो टोटल बता दें। 85 पॉइंट क्या? DTL। और इधर क्या है? 250।
आप लोगों की स्पीड थोड़ा मेरी से तेज होती है जी। मार्कर हो गया। चलें, जीटीएल का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन 'बैलेंसिंग किस साइड पे आ रहा है? डेबिट पे कितना? 67 और 428। जी पीबीटी टैक्स 30%। जी 381। अब आप मुझे ये बता दें कि सवाल के अंदर कौन कौन से परमानेंट डिफरेंस हैं। डोनेशन को लिखें, लेकिन आज जो है ना ये खर्चा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये खर्चा डिसअलाउ नहीं हो रहा। वो जब डिसअलाउ होता था तो वो ऐड होता था, ये डिसअलाउ नहीं हो रहा, उल्टा डबल माइनस हो रहा है। एक दफा अकाउंटिंग में तो आज खर्चे को ऐड बैक नहीं करेंगे, वही साइन यूज करेंगे जो करंट टैक्स में किया। करंट टैक्स में कौन सा माइनस किया है? 50। और लॉजिक सुने, हमने जिस प्रॉफिट पे रेट लगाया है उस प्रॉफिट तक डोनेशन कितनी दफा माइनस हुई थी? एक दफा। टैक्स वाले कहते हैं डोनेशन कितनी दफा माइनस करो, तो एक दफा और अब माइनस करनी पड़ेगी, लेकिन वो 30% लगा के माइनस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इधर तो प्रॉफिट नहीं आ रहे होते, इधर तो रेट लगा के फिगर्स आ रही होती हैं। तो बताएं, रेट हमेशा वही यूज कीजिएगा जो करंट टैक्स में यूज किया है। वो साइन कौन सा यूज किया है करंट टैक्स में? 50। अब वजह बताएं, ये डिडक्शन नॉट अलाउड है या डबल डिडक्शन अलाउड है? करंट टैक्स में इसको क्या किया है? माइनस।
तो इधर भी माइनस करके देख लेते हैं रिकॉन मैच करती है या नहीं। आगे चलें। इंटरेस्ट और कुछ, कौन से रेट का डिफरेंस? बस इंटरेस्ट, वो तो बोल दिया ना किसी ने। और कुछ नहीं, बस इन्वेस्टमेंट तो नहीं जाती होती, बस खत्म हो गया ना। और कुछ नहीं है, बिला वजह तो नहीं कुछ। मैं कह रहा हूं और कुछ तो जरूर होगा फिर कुछ। क्या क्या चीजें होती हैं? परमानेंट डिफरेंस जिसमें रिडक्शन नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम, कमीशन, इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह पे करंट टैक्स या डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में डिफरेंट रेट। और क्या होते हैं? करंट टैक्स के वो जनरल टैक्स रेट के अंदर चेंज, और प्रायर ईयर, हाँ वो कोई नहीं है। अनयूज्ड के ऊपर अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, और मेरे तो ख्याल से यही चीजें होती हैं। ओके भाई, 1 मिनट पहले आ गए हो, अभी नहीं क्लास शुरू की। अभी कंसोलिडेशन शुरू करने लगे हैं, मारनी है नहीं। और पुत्र तू भी IAS 12 में कोई लिफ्ट नहीं? अच्छा, अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि जरा सोच के बताइएगा तसल्ली से। ये ना एक मसला आ गया है, और ये इसी सवाल में मसला है, क्योंकि इस सवाल में ओपनिंग रिसीवेबल्स भी दिए हुए, ओपनिंग रिसीवेबल्स भी दिए हुए। अच्छा, अब आप हजरात जरा तसल्ली से सोच के बताइएगा कि पीबीटी में अकाउंटिंग वाले क्या लेके गए हैं। पीबीटी में अकाउंटिंग वाले क्या लेके गए हैं? 55। पीबीटी में अकाउंटिंग वाले क्या लेके गए हैं? 55। मेरा यह मशवरा है आपको कि आप इस ओपनिंग रिसीवेबल को रिसीव कराइएगा, इस ओपनिंग रिसीवेबल को रिसीव करा दीजिएगा। असल में 30 था ओपनिंग रिसीवेबल, 30 वो वाला रिसीव हुआ, और इस 55 में से 15 रिसीव हुआ। ये कटिंग किसी को समझ आ गई तो बता दें। ओपनिंग डेटर थे 30, पैसे आए 45, तो ओपनिंग डेटर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होता है इधर। तो ओपनिंग डेटर पहले पैसे देके गए, और इस साल जो इनकम बुक की है 55 की, उसमें से कितनी आ गई, कितनी फिर कभी आएगी? 40। क्लियर? अब थोड़ा सा ना ये करना पड़ेगा, वरना बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे ये 45 और 40 पकड़ के लेके जाते हैं नोट में। 45 और 40, जब वो 45 और 40 पकड़ के लेके जाते हैं ना नोट में, तो ये मसला हो जाता है। अकाउंटिंग वालों ने डाला होता है P&L में 55, अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाला होता है, और वो 45 और 40 नोट में लेके जाके कुछ खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि खेलना 55 से है सिर्फ। अब पिछले साल की चीज पिछले साल डेफर्ड में गई थी, इस साल करंट में हो गई, ये आप लोगों को पता नहीं चलता। ये बड़ी हाई लेवल की चीज है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो मेरा ये मशवरा है, सादा सी बात, बस जब कभी टी अकाउंट में ये इस तरह फिगर्स आ जाए 4 ऊपर से मिला के, तो ओपनिंग रिसीवेबल को क्या करा दिया करें? रिसीव। अब ये पुराने सवालों जैसा सवाल बन जाएगा। क्या? कितनी इनकम? 55, उसमें से कितनी मिल गई? और हुआ भी इसी तरह, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, उसमें से कितनी मिल गई और कितनी मिलेगी? इससे फायदा ये होगा, वैसे इस पे भी 20% लग रहा है, इस पे भी 20 लग रहा है, लेकिन अगर इस पे डेफर्ड टैक्स में कुछ और लग रहा होता, कई बार 22 लग रहा होता था ना, कि जितना मिला उस पे 20, जो मिलेगा उस पे 22, ऐसे भी सवाल होते थे। तो वो वाले सवाल भी हैंडल हो जाएंगे, और इससे एक चीज और इंश्योर हो जाएगी कि आप करंट टैक्स में 55 से ही खेल रहे होंगे, और खेलना भी नोट में 55 से ही खेल रहे हैं, खेलना भी 55 से ही चाहिए, क्योंकि इस साल के पीबीटी में कितना पड़ा हुआ है? 55, वरना आप गलती से 45 और 40 से खेल जाएंगे। अब 15 कहां पड़ा हुआ है? 15 इस 45 में, वो माने ना, इसी 45 में 15 पड़ा हुआ ना, इसमें 30 पिछले साल वाला मिला और 15, तो 15 जरा 20% लग गया, 15 जरा 20% सॉरी लगना है, 15 जरा 20% लगना है, लेकिन हमने सारे पे कितना लगा दिया? 30, तो कितना डिफरेंस? 10। और इधर भी आए, इधर कितने? 30। अब ये 45 और 30, सॉरी वो 40,
ये 45 और 40 ना उठाएं, वरना बहुत मैस मच जानी है। 45 और 40 मत उठाएं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं सवाल में, इस सवाल का सबसे टफ पार्ट ये है, वो उठाते हैं 45 और बोले 40, 45 भी उठाते हैं, 40 भी उठाते हैं, उसको यहां लेके जाते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। 45 और 40 कोई 55 का भी बाप बन जाते हैं और वो पता नहीं क्या होता है, और इसमें 55 पड़ा होता है। बहरहाल मंडे को आइएगा, फ्रेश माइंड से बात करेंगे, छोड़ने पड़े। आप लोग सिर्फ उठा लें किसको, 15 और 40, और पेपर में भी ऐसे ही कीजिएगा, काटें 30 और 45। अच्छा इतनी बात तो समझ आ रही है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 30 कौन थे, ओपनिंग डेटर, उनमें से 45 आ गए तो 30 वो वाले आ गए और 55 नए वाले आ गए, तो 15 और 40 आ गया। अब आप 55 से खेल लें, उसका आसान तरीके 15 से खेल लें और 40 से खेल लें, क्योंकि पीबीटी में कितना पड़ा हुआ है 55, तो 55 से ज्यादा से खेल नहीं सकते आप। पंद्रह इसमें पड़ा हुआ है, इस पे कितना ज्यादा लग गया 10, ये पुरानी बात तो याद है ना। इस पे टैक्स कितना देने 20, लग कितना गया, कितना ज्यादा लग गया 10, बाकी 40, वो जो आखिर में कैरी डाउन पड़ा हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है 40 और 15 का जवाब बता दें क्या आ रहा है, 55 जरब 10% जी 1.5 360.5 361 के बराबर है। बाकी इंशाल्लाह बात कर लेंगे मंडे को, कंसोलिडेशन निकाल लें। टी काउंट के ऊपर लिख लें, इंटरेस्ट के टी काउंट के ऊपर ओपनिंग रिसीवेबल और कैश को आपस में काटना है। ओपनिंग रिसीवेबल और कैश को आपस में काटना है। कितने लोगों को तरीका समझ आ गया और ये समझ आ गया कब करना है, क्यों करना है, फिर बात कर लेंगे। चलो शुरू करो।